दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। कल जो हम लोगों ने डिस्कस जो किया था वो इंडिया बांग्लादेश के बारे में डिस्कस किया था। उनके कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स के बारे में हमने चर्चा की थी। मुझे उम्मीद है कि आपको कल का सेशन पसंद आया होगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेस्ट देने की कोशिश की जाए और हमारा ये टारगेट है कि कम से कम हम अपनी इंस्टीट्यूट से यानी पीसीएस गुरुजी और मैं अपने खुद अपने मेंटरशिप के माध्यम से कम बच्चों का कम से कम 4 या 5 सिलेक्शन देने की मैं कोशिश करवा रहा हूँ किसी तरीके से, ताकि जो बच्चे मेंटरशिप के अंदर आ जाएं उनको अच्छे से गाइड किया जा सके। बहुत सारे बच्चे अधिकतम पढ़ाई और हार्ड वर्क और स्मार्ट स्ट्रेटजी अडॉप्ट करने के बाद भी, इंटेलिजेंस होने के बाद भी अच्छा रैंक हासिल नहीं कर पाते या फिर यूँ कहें कि वो पास नहीं हो पाते। दोस्तों, हम वो सुविधा आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को लेकर। कल हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके का रिलेशन था इंडिया और बांग्लादेश में। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये जानना है, मैंने आपको कल बोला भी था कि आप बांग्लादेश का लोकेशन आप देख लो, ये वर्ल्ड मैप में कहाँ पे है और इंडिया के कितने बॉर्डर के साथ वो जुड़ रहा है। आपको शायद मालूम है कि अभी एक बॉर्डर रोड बनाया जा रहा है इंडिया के साथ बांग्लादेश का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उसको ध्यान में रख लेंगे। जिसमें सिलहट जो है बॉर्डर आसाम और बांग्लादेश के बॉर्डर में है, नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश की तरफ है, तो वहाँ से रोड निकली हुई है, आप उसको देख सकते हैं। मैं हालांकि कोशिश करूँगा कि अगले सेशन में आपको प्रोवाइड कर दी जाए एज अ लेटेस्ट एडिशन के रूप में। दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना किसी देर के। हाई लेवल विजिट्स एंड एक्सचेंजेस, राइट। तो आप यहाँ देखो कि दोनों देशों के बीच से हाई लेवल विजिट्स यानी बड़े बड़े जो डिप्लोमेट्स हैं, जो डेलीगेट्स हैं इंडिया के या फिर बांग्लादेश के, उनकी मीटिंग कब कब हुई है, राइट। और क्या क्या जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स हुई है, क्या क्या एग्रीमेंट साइन हुई है, इन सारी चीज़ों की हम लोग चर्चा करेंगे। और एग्रीमेंट क्यों साइन किया जाता है, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया बांग्लादेश के साथ कोई भी डील क्यों करेगा और बांग्लादेश इंडिया के साथ क्यों करेगा। कहीं ना कहीं उनको रिलेशन को आगे बढ़ाना, प्रगाढ़ बनाना है। तो मुझे ऐसा लगता है और आपको ऐसा फील भी होना चाहिए कि कोई भी अगर कंट्री किसी के साथ रिलेशन बढ़ा रहा है तो कोई ना कोई फ़ायदा ही है। अगर मैं दोस्ती की बात करूं तो आपका, अगर आपने किसी से दोस्ती की है तो कोई ना कोई उसके पीछे स्वार्थ छुपा हुआ है। चाहे इंडिया या बांग्लादेश की हम बात करें तो कोई ना कोई स्वार्थ के साथ इनका रिलेशन जो है मिला हुआ है, राइट। आप इंडिया यूएसए का देखा, एक समय था जब इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध हुए थे 1970s में, तो यूएसए जो था हमारे ऊपर अटैक करने आया था, राइट। लेकिन अगर हम बात करें तो आज यूएसए इंडिया के साथ कहीं ना कहीं हर मोर्चे पर खड़ा दिखाई देता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। दोनों देशों के बीच नियमित रूप से उच्च स्तरीय दौरे और आदान प्रदान हुए हैं काफ़ी। आप अगर देखें हाल ही में तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे बिफोर द लॉकडाउन, वो कहाँ गए थे, बांग्लादेश गए थे कुछ एग्रीमेंट को साइन करने के लिए। तो लगातार उनके बीच जो है आदान प्रदान होती रहती है। बड़े बड़े डेलीगेट्स, अगर पीएम नहीं जा पाए तो बड़े बड़े सेक्रेटरीट लेवल के जो लोग हैं, डेलीगेट्स हैं, वो आपस में मिलते रहते हैं, अपना जो है थॉट्स जो है, अपना इन्फॉर्मेशन साझा करते हैं। और इन्फॉर्मेशन भी आपको ध्यान देना है कि ज़्यादा इंटरनल और सीक्रेट नहीं करते हैं, ये फिर नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाती है। नियमित स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ मंत्री स्तर पर भी लगातार दौरे हुए, यानी डिप्लोमेट्स तो डिप्लोमेट्स ही, साथ ही साथ मिनिस्ट्रीज में भी हुई है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। आपको बताना है कि अगर इंटरनेशनल मसले का जो भी उससे संबंधित जो अगर कोई परेशानी या प्रॉब्लम है, या फिर जिसे हम बोल सकते हैं कि कोई उसे डील करना है, तो कौन करेगा इंडिया में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, यानी विदेश मंत्रालय का एक काम होता है कि अलग अलग देशों से जो संबंध है उसको मेंटेन किया जा सके। और मैं आपको बता दूं, हर एक कंट्री में अपना एक डिप्लोमेट्स होता है और उनके भी जो नए रिक्रूटेड आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं उनके नीचे काम करते हैं उसी कंट्री में। खैर, ये तो हमारा अलग हिस्सा है, इस पर भी हम लोग कभी चर्चा करेंगे। बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्होंने अप्रैल 2017 से भारत की यात्रा की। उन्होंने 2017 में जो है अप्रैल महीने में भारत की यात्रा की थी और यूएस में 4.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर का एक थर्ड लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया गया था। यानी आप बोल सकते हैं 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो आपको ये बताना है कि अमेरिकी डॉलर यानी 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर मतलब कितना रुपया हुआ इंडिया के मुकाबले। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक थर्ड लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया गया था, एलओसी जिसे आप बोल सकते हैं। तो ये हम लोग, इसमें आपको ध्यान देना है कि दोनों प्रधानमंत्रियों ने, यानी बांग्लादेश के जो हो गए, हमारे इंडिया के जो हो गए, उन्होंने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के भारतीय शहीदों के सम्मान में एक स्मारक समारोह की अध्यक्षता की। यानी बांग्लादेश में जो 1970s में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, तो उनके यहाँ से जो बड़े बड़े जो ऑफिसर्स जो शहीद हुए थे उस समय, उनके यहाँ से जो सैनिक लड़े थे उसमें, तो जो भी उनमें उस समय जो मरे थे लोग, तो उनकी कहीं एक स्मारक बनाई गई थी। तो जब यहाँ से बांग्लादेश गए थे हमारे प्रधानमंत्री, जब
गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया था कि उस स्मारक का अध्यक्षता किया था, उसको वहाँ पे उन्होंने भेंट किया था। कहीं ये होती रहती है इंडिया में भी। आप देखो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, यानी कहीं भी कोई अगर बाहर का जो विदेश या फॉरेन या अब्रोड से कोई भी अगर लीडर आता है ना इंडिया में, अगर वो साबरमती जाता है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक डायरी होती है, उसमें उनको लिखना होता है, उनका अपना एक थॉट्स दुनिया को जो मैसेज देने वाले होते हैं वो वहाँ पे लिखते हैं। तो वो हर चीज़ हर एक कंट्री के लिए अलग अलग तरीका होता है। तो हमारे यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर गए थे वहाँ पे, तो उनके द्वारा क्या किया गया था, अध्यक्षता के तौर पे उनमें उनको शामिल किया गया था। इस यात्रा से पहले पीएम हसीना यानी शेख हसीना 16 और 17 अक्टूबर 2016 को ब्रिक्स बीमस्टेक आउटरीच शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत में आई थी। दोस्तों, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात ये है कि आखिर ये ब्रिक्स क्या होता है और बीमस्टेक क्या होता है, राइट। तो आप यहाँ पे देखो, बीमस्टेक के बारे में हालांकि हम लोग पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो बीमस्टेक है यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, तो इसका हिंदी में हो गया बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी आर्थिक सहयोग उपक्रम है। बंगाल की खाड़ी से अगर आप बात करें तो तटवर्ती या समीपी देश जो हैं, जो नाइबरहुड कंट्रीज हैं, का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। दोस्तों, इसमें लगभग बांग्लादेश हो गया, भारत हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, थाईलैंड, भूटान और नेपाल इसके मेंबर हैं। दोस्तों, 2016 में ये फॉर्मेशन हुई थी बीमस्टेक, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 16-17 अक्टूबर 2016 की बात है कि यानी कितने साल पुरानी ये बात हो गई, 4 साल पुरानी हो गई, 3 and 4 ईयर्स आसपास इतना है। तो ब्रिक्स और बीमस्टेक आउटरीच शिखर सम्मेलन में भाग लेने के जिसे हम बोल सकते हैं लिए भारत आई थी। तो जो 2016 में जो इनकी मीटिंग हुई थी ना, जो ब्रिक्स बीमस्टेक का जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो भारत में ही हुआ था, तो वहाँ पे वो उसमें भाग लेने आई थी। और जो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने 6 या 7 जून 2015 को बांग्लादेश की राजकीय यात्रा का भुगतान किया। आप समझ रहे हैं, यानी पॉलिटिकल जर्नी का भुगतान उन्होंने किया, आपको ये ध्यान देना है। और इस यात्रा के दौरान 22 द्विपक्षीय दस्तावेजों का समापन किया गया। दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट साइन किए गए, 22 डॉक्यूमेंट्स बायलैटरल डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें अलग अलग मुद्दे शामिल थे। मैं आपको बता दूं कि उसमें यह भी मुद्दा हो सकता है कि हम आपकी जैसे अगर इंडिया की अगर बात की जाए, इंडिया चाइना के बीच, आपने कभी गौर किया है क्या कि इंडिया चाइना के बाद जब बॉर्डर पे जब तनाव होती है, कभी भी वहाँ पे गोलीबारी नहीं होती है। इसके बीच कुछ वहाँ पे पॉइंट है, वहाँ पे कुछ पंचशील योजना आपने सुना था, पंचशील एक एग्रीमेंट किया गया था इंडिया चाइना के बीच में, जिसमें बोला गया था कि हम आपके बॉर्डर के अंदर कोई भी चीज़ है उसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे, आप हमारे अंदर मत कीजिए। जस्ट वैसा ही इनके बीच में वो 22 डॉक्यूमेंट साइन हुआ है, और जिसमें कुछ इन्होंने डील किया है बिजनेस से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, या फिर यूँ कह ले कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश अपना बेनिफिट चाह रहा होगा तभी तो पार्टिसिपेट किया होगा, या फिर इंडिया भी किया होगा। तो ये हो सकता है कि एजुकेशन से हो सकता है। अभी आपको मालूम है कि इंडिया जो है बांग्लादेश में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को वहाँ पे बना रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जो है इस तरीके के दस्तावेज का समापन किया गया था, साइन किया गया था। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के अगर लैंड बॉर्डर के निगोसिएशन के बारे में बात किया जाए, भूमि जो सीमा समझौता है यानी LBA के लिए अनुसमर्थन का साधन आदान प्रदान और क्रेडिट का दूसरा भाग शामिल है। समझ में आ रहा है आपको, यानी कहीं ना कहीं वो जो डॉक्यूमेंट में साइन किया गया था, ये भी एक पॉइंट था उसमें कि हम लोग जो है अपने लैंड बॉर्डर अब एग्रीमेंट, अब अगर एक एग्जांपल के रूप में आप देख लो, अभी मैंने अभी तुरंत आपको बताया कि एक बॉर्डर रेडी किया जा रहा है, जिसमें वो हमारा इंडिया से एक रास्ता जाएगा, यानी कलकत्ता से जाएगा बांग्लादेश में, और इसके बाद भूटान, यानी कहीं ना कहीं जो एक अगर मान लो कि पश्चिम बंगाल हमारा जो स्टेट है इंडिया का, वहाँ से अगर हमें जाना हो मिजोरम, तो हमें कैसे जाना होगा, एक आसाम से होते हुए हमें जाना होगा, राइट, नागालैंड मणिपुर होते हुए, मिजोरम जो कि म्यांमार से बॉर्डर से सटा हुआ इंडियन ओशियन उसका ये है साउथ तरफ जो है। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उतना घूमकर जाने से बेहतर है कि क्या करेंगे कि ऐसे सीधे निकलेंगे वो। तो आप यहाँ बात को समझो कि इन्होंने क्या किया कि बांग्लादेश के गवर्नमेंट से उन्होंने टॉक किया, बायलैटरल रिलेशन, बायलैटरल एक जिसे बोल सकते हैं कन्वर्सेशन किया, उसमें ये बातें जो है साइन की गई। जो अभी हम लोगों ने जो 22 द्विपक्षीय बायलैटरल डॉक्यूमेंट्स की बात की, तो उसमें ये बताया गया कि कहीं ना कहीं जो 22 मुद्दों में से एक मुद्दा ये भी था कि हमारा जो उतना दूरी हमें जाना पड़ रहा है, इससे अगर हमारी रिलेशन अच्छी रहेगी तो हम आपके ही कंट्री से होते हुए जाएंगे, यानी 1000 किलोमीटर का जो है दायरा कम हो जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें जो हैं ये सब बातचीत में शामिल की गई थी। हालांकि अब जानकर हैरान हो जाएंगे कि बांग्लादेश हमेशा से इंडिया को जो है साथ देता रहा है,
चाहे किसी भी मुद्दे पे हो। और आपको मैं बता दूं, जो रोहिंग्या जो क्राइसिस है रोहिंग्या को लेकर, वो म्यांमार के रहने वाले रोहिंग्या हैं। तो ये इसमें आपको ये सोचना है कि बांग्लादेश से होते हुए वो कहाँ आए थे, इंडिया में, फिर असम में गए थे। इसमें बांग्लादेश का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बांग्लादेश हैज़ ऑलरेडी सफर्ड, बांग्लादेश खुद उससे परेशान है। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो पॉइंट है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो लाइन ऑफ सॉरी कंट्रोल मैं बोल रहा हूँ, लाइन ऑफ क्रेडिट, जो हम लोगों ने बात की थी कि 4.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर का जो है उसमें जो है एक साइन किया गया था। अब यहाँ पे समझना है कि है क्या। इंडिया ने बांग्लादेश को 4.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर जो है दिया था, थर्ड लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से उसको विचार में रखते हुए। मैं आपको बता दूं कि लाइन ऑफ क्रेडिट, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर लाइन ऑफ क्रेडिट है क्या। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे पॉइंट है वो ये है कि आप यहाँ पे देखो कि LOC यानी लाइन ऑफ क्रेडिट का जो मूल्य $2 बिलियन है, राइट। अब यहाँ पे देखना है कि लाइन ऑफ क्रेडिट होता क्या है दोस्तों। आपको शायद मालूम होगा, अगर आप अकाउंट बैकग्राउंड से, कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो आपको मालूम होगा दोस्तों, लाइन ऑफ क्रेडिट जो है एक प्रीसिट अमाउंट है, यानी क्रेडिट का एक पंक्ति एक बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान द्वारा एक सरकार, व्यवसाय या व्यक्तिगत ग्राहकों को दी गई सुविधा है। समझ में आ रहा है आपको? यानी जो ग्राहक को धन की आवश्यकता होने पर ग्राहक को सुविधा पर आकर्षित करने में सक्षम बनाती है, राइट। अभी आपको शायद मालूम चल गया होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। ये एक फैसिलिटी है लाइन ऑफ क्रेडिट, जिससे आपको मैंने बता दिया कि इससे क्या होता है। तो जो लाइन ऑफ क्रेडिट का जो मूल्य था 2.5 बिलियन था। कार्यभार संभालने के बाद भारत के विदेश मंत्री यानी सुषमा स्वराज, उस समय अब तो नहीं रही सुषमा स्वराज जी, तो उस समय जो सुषमा स्वराज जो भारत के विदेश मंत्री थी, अभी के कौन है आपको मालूम है, आपको बताना है, एस जयशंकर। तो कार्यभार संभालने के बाद जब उस समय श्रीमती सुषमा स्वराज जब उस समय बनी भारत के विदेश मंत्री, लगभग मैं बता रहा हूँ ये 2017 के आसपास की बात है, तो विदेश राज्य मंत्री जो लेफ्टिनेंट जनरल जो अभी रिजाइंड हुए थे उस समय, जिनका नाम था VK सिंह, ने क्रमशः 25 या 27 जून का जो है ये तारीख रहा होगा, और 24 जून 2014 को बांग्लादेश में अपनी पहली स्टैंड अलोन यात्राओं का भुगतान किया था। आप समझिए बात को। अब यहाँ पे जो बार बार जो बात आ रहा है कि भुगतान किया था, तो क्या किया था, मैं आपको बता दूं कि इंडिया जो है ये सार्क जो कंट्री है, सार्क के आपको मालूम होगा, साउथ जो एशियन एसोसिएशन रीजनल कंट्रीज से होती है, तो इसमें जितने भी कंट्रीज़ है, जैसे पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ये जितनी कंट्री है, श्रीलंका हो गया, मालदीव, तो यहाँ पे इंडिया को बड़े भाई के रूप में देखा जाता है। अब इंडिया जहाँ भी जाता है इन सारी कंट्रीज़ में, खास करके बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, तो अपना पैसा पे जाता है ये, राइट। तो अपना पैसा वो भुगतान करता है। अगर मान लो वहाँ पे अलग अलग जगहों पे जाएंगे, जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स हैं जो बांग्लादेश के, वहाँ पे घूमेंगे तो उसका वो अलग से पैसा देते हैं, राइट। अब आप बोलोगे कि सर इस तरीके से तो फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट इंडिया मांगे तो वो भी देंगे, क्योंकि वो तो हमसे ज़्यादा एक संपन्न देश हैं, हम संपन्न हैं इसलिए हम बांग्लादेश को दे रहे हैं। दोस्तों बात ये नहीं है, कहीं ना कहीं नाइबर की भी समस्या आ जाती है। इंडिया चाहता है, इंडिया एज ए सॉफ्ट नेशन, इंडिया चाहता है कि हमारा रिलेशन बरकरार रहे। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों है, मैं आपको बता दूं कि इंडिया के लिए चाइना हमेशा से खतरा रहा है, राइट। और एक मुस्लिम कंट्री होने के नाते बांग्लादेश एक अच्छा जो है सपोर्टर माना जाता है इंडिया का। अब क्या कर रहा है कि चाइना जो है वो म्यांमार की तरफ भी इंटर कर रहा है और बांग्लादेश में भी कहीं ना कहीं इंटर करने की कोशिश कर रहा है, दखल अंदाजी देने की कोशिश कर रहा है। नेपाल में तो दे ही चुका है। अब आप सोच लीजिए कि अगर वो जब बांग्लादेश में अपना दखल अंदाजी दे देगा दोस्तों, तो किस तरीके का हाल होगा इंडिया का। यानी इंडिया का जो वहाँ पे इन्फ्लुएंस वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होने लगेगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं, राइट, तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले, ये हम लोग आगे थोड़ा पॉइंट आगे, इससे पहले अगर आप बात करें तो एक मन में आपका कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि सर इससे पहले भी कोई किए थे क्या। तो प्रणब मुखर्जी ने मार्च 2013 में जो है बांग्लादेश का दौरा किया था, जो पद संभालने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा थी। तुरंत जो पहला हम जिसे बोल सकते हैं, वो किसी कंट्री ने गए, बांग्लादेश ही गए थे। बांग्लादेश के राष्ट्रपति श्री मो अब्दुल हामिद ने 2014 दिसंबर की बात है, उन्होंने भारत का दौरा किया था, और जो 42 वर्षों के अंतराल के बाद बांग्लादेश के औपचारिक प्रमुख राज्य की पहली यात्रा थी। समझ में आ रहा है आपको, 42 ईयर्स यानी 1970, जिस समय से अलग हुए थे 1972 में, उसके बाद उनकी जो है पहली यात्रा थी। राज्य के प्रमुखों यानी जिसको बोल सकते हैं डेलीगेट्स, जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, शासनाध्यक्षों पर स्तर पर द्विपक्षीय जो है आप ये बोल सकते हो कि
एक राज्य के प्रमुख शासनाध्यक्ष के स्तर पर द्विपक्षीय यात्राओं की सूची ये चाहिए वेबसाइट पर है। तो कहने का मतलब ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की एक साइट है, राइट। और उस साइट पे अगर आप जाओगे, गूगल आप उससे करोगे तो उस पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इसमें बताई गई है। अब सबसे बड़ी बात आती है दोस्तों कि बायलैटरल इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म क्या है, राइट। आपको तो मालूम है कि भारत और बांग्लादेश के बीच सुरक्षा, व्यापक सिक्योरिटी आप बोल सकते हैं, बिजनेस बोल सकते हैं, और कॉमर्स से संबंधित यानी वाणिज्य और बिजली और ऊर्जा, परिवहन, कनेक्टिविटी, तंत्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। सिक्योरिटी का मसला हो गया, नदियों और समुद्री मामलों में यानी ओशियन जो मामला है उसमें आदि क्षेत्रों में 50 से अधिक द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र है। समझ में आ रहा आपको, यानी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है। यानी अब ऐसा तो नहीं है ना कि अगर मान लो कि कोई प्रॉब्लम हुआ अगर ओशियन से संबंधित, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के, वो जाकर डायरेक्ट बात करेंगे फ़ोन लगा कर कि ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अगर वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का जो हमारा बॉर्डर मिलता है, इंडियन टेरिटरी जो वेस्ट बंगाल जो हमारे स्टेट है, तो कहीं ना कहीं अगर जब मैच करेगा तो ये बताओ कि अगर कहीं बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली कॉल करेंगे। ये तो फिर एक ग्राउंड लेवल पर भी सॉल्व किया जा सकता है, राइट। उतना बड़े मैटर में, इतने छोटे छोटे मैटर्स में कभी भी बड़े बड़े ऑफिसर्स कांटेक्ट नहीं करते हैं। तो कम से कम 50 से अधिक द्विपक्षीय संस्थागत है, इंस्टीट्यूशंस हैं जो इन सारे मैटर पे डील करती हैं। अगर सुरक्षा से संबंधित है तो आपको तो मालूम है कि वहाँ पे बीएसएफ तैनात है, तो बीएसएफ भी एक इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, राइट, सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन। तो बीएसएफ ही नहीं, इससे भी बहुत अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आईएमडी जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो भी कभी कभी उनको सूचना देते हैं वेदर से रिलेटेड, राइट। कोई बिजनेस में सलाह देना हुआ, अभी मैंने आपको तुरंत बताया कि वहाँ पे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये सारी बातें इसमें आती है। हालांकि एक संयुक्त सलाहकार आयोग है हमारे यहाँ, राइट, यानी आप ये उसके नेतृत्व में हमारे देश की बात हो रही है, उसके नेतृत्व में जो है विदेश और विदेशी मामलों के मंत्रियों द्वारा दोनों देशों के बीच की गई पहल के क्रियान्वयन और देखरेख के साथ साथ सहयोग के लिए भी नया मार्ग तलाशता है। मतलब मान लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो प्रॉब्लम तो ऐसा नहीं है ना कि प्रॉब्लम ही रहेगा। इन लोग करता है क्या है कि साथ मिलकर, आपने देखा होगा कभी कभी मीटिंग्स होती है, आपने सुना होगा कि जयशंकर कभी चाइना चले गए कोई मुद्दे पे बात करने, या फिर वहाँ का जो है कोई मिनिस्टर यहाँ पे आ गया जो एक्सटर्नल अफेयर को संभालता है, तो इस तरीके की बातचीत होती है, नए मार्ग तलाशे जाते हैं कि अब ये प्रॉब्लम हो गया, अब क्या किया जाए। तो कहीं ना कहीं कोशिश होती है हर एक देश को, यानी जिस भी देश के साथ कोई बायलैटरल समझौता हो रहा हो, कि शांति से निपट जाए, कोई उसमें वार होने की कोई समस्या नहीं, क्योंकि अगर वार हो गया तो फिर हम लोग 100 ईयर बैक चले जाएंगे और वार में नुकसान ही होगा दोनों कंट्री को। आपने देख चुका है फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार में। दोस्तों, थर्ड जेसीसी का आयोजन, यानी एक संयुक्त सलाहकार आयोग जो तीसरा, उसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, 20 तारीख 2014 को हुआ था, और चौथा जो हुआ था वो ढाका में आयोजित होने की उम्मीद है, अभी हुई नहीं है, उम्मीद है। और कुछ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय तंत्रों की सूची जो है, अगर आप बात करें जो मीटिंग्स हुई है उसकी लिस्ट जो है, और 1971 के बाद से दोनों देशों के बीच जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट साइन हुए हैं, या फिर जो भी एक मीटिंग्स हुई हैं, जो भी एजेंडा, जो भी उन लोग एक दूसरे से जब बातचीत किया, सारा का जो है डिटेल आपको कहाँ मिल जाएगा, साइट में मिल जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो बात आती है कि सर ये इंपॉर्टेंट है, आप ये जो बोल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यही इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए होता है कि जो अगर कोई मान लो उसमें मास्टर कर रहा है पॉलिटिकल साइंस में, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, हमें पीएचडी नहीं करना है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, सिक्योरिटी एंड बॉर्डर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट में अगर हम लोग इसकी बात करें तो आप यहाँ देखो कि ये जो है झारखंड, आप देख लो यहाँ पे वेस्ट बंगाल, तो बांग्लादेश का कंट्री आप पूरा देख लो, राइट। अब यहाँ पे जो ब्लू कलर का आप देख रहे हो ना, ये लेफ्ट साइड में जहाँ पे मिजोरम है, उसके बगल में ब्लू कलर देखो आप वेस्ट साइड में, तो छोटा जो है त्रिपुरा है दोस्तों, ऊपर मणिपुर है, नागालैंड आप देख लीजिए, असम है, बढ़िया से आप इसे देख लीजिए पिक्चर में, राइट। आप देखो आप यहाँ पे कि किस तरीके का इनका यहाँ पे लोकेशन है। इसका जो बॉर्डर है, आप अगर बात करेंगे, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा माना जाता है बॉर्डर, फिर इसका दूसरा नंबर जो है बॉर्डर लंबाई के मामले में इंडियन बॉर्डर से टच करता है, शेयर करता है। तो ये तो आपने देख लिया। तो सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो इंडिया और बांग्लादेश जो है करीब 4096.7, जिसको हम बोल सकते हैं बॉर्डर एक दूसरे से शेयर करते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये माना जाता है ऐसा कि इंडिया जो है इसके साथ, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है। खैर वो तो जो भी हो, और इसके बॉर्डर का जो है, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि भारत की सबसे लंबी भूमि सीमा है इससे, ऐसा माना जाता है और है भी। लेकिन बहुत सारे कन्फ्यूजन बने हुए हैं, बहुत सारे बुक्स में अगर आप देखिए, ज्योग्राफी के बुक्स में वहाँ पे पाकिस्तान को लेकर बोला जाता है,
खैर जो भी हो, हमें बुक के अनुसार चलना है, इसके अनुसार चलना। मैंने इसीलिए भारत बांग्लादेश का काफ़ी एक रिसर्च के बाद, काफ़ी सोचने समझने के बाद मैंने देखा कि इतना है, बहुत सारे बुक में भी है इतना दिया हुआ। तो सीमा जो कि अगर हम इसकी बात करें तो भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता यानी लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट जून 2015 में अनुसमर्थन के उपकरणों के आदान प्रदान के बाद लागू हुआ, मतलब दोनों देशों के सहमति के बाद। और 31 जुलाई 2015 को जो है भारत और बांग्लादेश के एक दूसरे देशों में, जिसे आप बोल सकते हैं एनक्लेव का आदान प्रदान किया गया, मतलब काफ़ी एक चर्चा की गई और स्ट्रिक्ट मैप पर हस्ताक्षर किए गए। जैसे आप बोल सकते हैं ना कि एक मैप बनाया गया कि हमारा ये बॉर्डर है, राइट, और एक काफ़ी ग्राउंड लेवल पे भी जाके किया गया ऑफिसर्स के द्वारा कि ये बॉर्डर हमारा फेंसिंग किया गया था। तो उस समय ये चर्चा किया गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा लैंड आप में या फिर हमारा लैंड ऐसा कुछ परेशानी या कोई प्रॉब्लम हुआ हो, वहाँ के जो लोकल रहने वाले लोग हैं कहीं ऐसा तो नहीं को फेंस की इधर कर दिया, ऐसा होने की संभावना है नहीं, क्योंकि वहाँ पे बीएसएफ रहती है। तो इन सारी चीज़ों मुद्दों पर चर्चा किया गया और स्ट्रिप मैप जो कि हर साल जो है हस्ताक्षर की जाती है, सिर्फ इसी कंट्री के साथ नहीं, अगर मान लो चाइना के साथ भी की जाती है। ये भी हो सकता है कि कभी कभी 5 सालों पे साइन किया जाता है, कोई कंट्री के साथ हर साल किया जाता है। अब जैसे इंडिया पाकिस्तान की बात किए तो आप 1990 के पहले जो हुआ था सो हुआ था, अभी उनका हुआ भी नहीं है स्ट्रिप मैप पे हस्ताक्षर। तो आप समझ सकते हैं पाकिस्तान का क्या हाल है। और कंट्री से हमारा होते रहता है स्ट्रिप मैप पे, कभी कभी तो सालाना भी होता है, जैसे नेपाल के साथ हो गया। हालांकि इन तत्कालीन एनक्लेव के निवासियों, जो वहाँ पे लोकल रेजिडेंट्स है, रहने वाले लोग, जिन्होंने अपनी भारतीय नागरिकता बरकरार रखने का विकल्प चुना, उन्होंने 30 नवंबर 2015 तक भारत के लिए अंतिम आंदोलन किया। समझ में आ रहा आपको? यानी वैसे लोग जो अभी इंडिया में आकर बस गए थे, जैसे यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो अपने देश को छोड़कर इंडिया में आ चुके थे, बांग्लादेश छोड़ गए, जैसे असम और वेस्ट बंगाल में, उन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ भी लड़ी। मतलब विजुअली नहीं बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट किया कि क्या करना है, हमें नागरिकता चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, गवर्नमेंट ने काफ़ी स्ट्रिक्ट मेजर उठाया। हालांकि अभी भी तो हो ही रही है। दोनों देश के बीच सुरक्षा सहयोग से संबंधित कई समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और शायद यही रीजन है कि इंडिया और बांग्लादेश में कोई कंट्रोवर्सी नहीं होता है। 2011 में हस्ताक्षरित समन्वित सीमा प्रबंधन योजना, इसका उद्देश्य ये था कि सीमा पर अवैध गतिविधियों और अपराधों के जांच के लिए दोनों सीमा सुरक्षा बलों के प्रयास में तालमेल बनाना। समझ में आ रहा है आपको? यानी जो बांग्लादेश का जो उनका जो बॉर्डर जो फोर्स है, जो बॉर्डर पर डिप्लॉयड होती है, हमारे यहाँ का जो है जो तैनात रहती है, दोनों आपस में तालमेल बनाकर जो अवैध गतिविधि हो रही है ना, जो इलीगल एक्टिविटी हो रही है उसको रोकना, जो अपराध हो रहे हैं उसको रोकना, ये दोनों आपस में तालमेल मिलाकर काम करते हैं। हालांकि भारत बांग्लादेश सीमा पर शांति का रख रखाव भी बहुत ज़रूरी है और यही कारण है कि उन लोग अपने में तालमेल जो है काफ़ी अच्छा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाकर रखता है। दोस्तों 7 जुलाई 2014 के यूनाइटेड नेशन अगर बात की जाए इवन क्लॉस अवार्ड के अनुसार भारत और बांग्लादेश के बीच समुद्री सीमा मध्यस्थता के निपटान ने बंगाल की खाड़ी के इस हिस्से के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया। यानी आपको समझ में आ रहा होगा कि भारत जो है, यानी भारत काफ़ी जो है सपोर्ट करता है किसको, हमारे ये इसके बारे में हम लोग जिस कंट्री के बारे में बात करें ना, बांग्लादेश के बारे में। अब यहाँ पे समझना ये है कि भारत ने बांग्लादेश को हर मोर्चे पे साथ दिया है, लेकिन आपके माइंड में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होगा कि सर ये इवन क्लॉज क्या है। ये होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, यानी संयुक्त राष्ट्र की समुद्री कानूनी संधि। दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो विश्व के सागरों और महासागरों पर देशों के अधिकारों और जिम्मेदारियां निर्धारित करता है और समुद्री साधनों के प्रयोगों के लिए नियम स्थापित करता है कि आप कितने कैसे यूज कर सकते हैं। आप हमारा जो बॉर्डर से जो ओशियन बॉर्डर है वहाँ पे आप आ सकते हैं कि नहीं, ये सब। तो दोस्तों हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।